Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today, the topic that we are going to discuss is biogeochemical cycle. That is the last topic of this chapter. What are the biogeochemical cycle? If we look at the origin of the word, then bio stands for living, geo stands for earth, chemical means the chemical substances. वो सारे chemical substances जो naturally आपकी earth पे exist करते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं. Cycle, a regular event, a regular pattern, a regular sequence of event, यानी एक तरतीब के साथ वाक़यात का होना, एक मुस्तकिल तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ, एक तरतीब के साथ अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में केमिकल्स का जो एक इंटरचेंज है, एक्सचेंज ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस बिटवीन द अर्थ एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ रेगुलर पैटर्न ऑफ इवेंट, दिस इज़ कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज देखें तो द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द लिविंग and the non-living environment in a regular pattern of events is called biogeochemical cycle. जैसे वाटर साइकिल है, हमारे पास फॉस्फोरस साइकिल है, कार्बन साइकिल है, इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है. ये वो सारे कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस ज़मीन पे अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए. जैसे वाटर साइकिल है, उस वाटर साइकिल में सिंपल से एग्जांपल कि वाटर एक ऐसा सोर्स है हमारे पास जो अगेन एंड अगेन जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारी यूटिलाइजेशन के लिए. एज़ यू नो कि आपकी जो अर्थ है इस पर सिर्फ 2 to 3% पानी फ्रेश वाटर है, बाकी जो 97 से लेकर 98% पानी जो है वो ओशंस की शक्ल में है और वो सॉल्टी वाटर है जो ड्रिंकेबल नहीं है. अब नेचर का मैकेनिज़्म ये है, नेचर का साइकिल ये है, उसका तरीक़ाकार ये है कि जो आपका समंदरों का पानी है वो सूरज की रोशनी की वजह से एवेपोरेट होता है और वेपर जो हैं वो राइज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर में आते हैं और वहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से वो कंडेंस होकर बादलों की शक्ल इख्तियार करते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं. और ये क्लाउड जो हैं वो फिर अर्थ की तरफ, मैदानी इलाकों की तरफ जो है वो टेरेस्ट्रियल लैंड की तरफ जो है वो मूव करते हैं. और उनके रास्ते में जब कभी पहाड़ आ जाते हैं या कोई हिंड्रेंस आती है, रुकावट आती है, तो वो जो बादल हैं, जो कंडेंस फॉर्म है पानी की, वो बारिश की शक्ल में उनमें से पानी जो है वो बरसना शुरू हो जाता है और आपकी ज़मीन के अंदर फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो फ्रेश वाटर की शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं उस पानी को. ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आपका पानी यूजेबल से नॉन यूजेबल और फिर नॉन यूजेबल से यूजेबल फॉर्म के अंदर मूव करता है. ये नेचर का एक मैकेनिज़्म है. इसी तरह आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल की रेफरेंस में, वो नाइट्रोजन साइकिल है. नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मौजूद है. लेट मी गेस, थोड़ा सा सोचिए कि नाइट्रोजन आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ अवेलेबल है. अगर आप एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन योर न्यूक्लिक एसिड्स. आपके डीएनए और आरएनए का बेसिक कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं और नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर वी हैव द नाइट्रोजन. एंड वेयर डज दिस नाइट्रोजन कम? आप तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, प्लांट्स भी नहीं कर सकते. तो क्या प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की शक्ल में जो आपका डीएनए और आरएनए बना रहा है, वो आपके अंदर, बॉडी के अंदर आया है. सेम इज़ द केस, वी हैव द प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. इन द अमाइनो एसिड्स, अगर आप उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको याद हो तो उसमें अमाइनो ग्रुप था हमारे पास और अमाइनो ग्रुप के अंदर मेजर चीज़ नाइट्रोजन है. सो इट मीन्स कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के, अमाइनो एसिड्स के अंदर हमें नाइट्रोजन चाहिए. प्लांट्स में देखें तो डेफिनेटली प्लांट्स के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन्स हैं, लेकिन उनमें एक और चीज़ भी है, दैट इज़ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इटसेल्फ इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. क्लोरोफिल का जो हेड होता है पोर्फायरिन रिंग का, उसके अंदर भी जो है वो 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो मौजूद होती हैं. सो इसका मतलब है कि आप एनिमल हैं या आप प्लांट हैं, यू हैव द नीड ऑफ नाइट्रोजन. हमारे पास
अगर हम न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज करें, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। आइदर दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी वो ज़्यादा बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में चाहिए हैं तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह। और अगर आपकी बॉडी को वो बहुत थोड़ी सी मिकदार में चाहिए तो उनके लिए वो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, आयोडीन वगैरह वगैरह। तो इनमें से नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। उसी रेफरेंस में हम नाइट्रोजन साइकिल को देखेंगे कि किस तरह आपकी जो नेचर है वो नाइट्रोजन साइकिल को मैनेज करती है। एज़ यू नो, अगर हम इसकी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आपकी जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका हवा का गुलाफ है जो हमारी इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द मौजूद है, आप सबको पता है कि इसमें 78 से 79% नाइट्रोजन है, 21% इसके अंदर ऑक्सीजन है। देखिए, जो चीज़ हमें चाहिए सांस लेने के लिए हमें चाहिए दैट इज़ ऑक्सीजन, और उसकी परसेंटेज कितनी है? ओनली 21%। और फिर इतनी सारी नाइट्रोजन आपकी इन्वायरमेंट में नेचर ने क्यों इनकॉर्पोरेट की हुई है? आपके एटमॉस्फेयर में इतना नाइट्रोजन मौजूद है तो वो हमें कहाँ चाहिए? जबकि आप हों, यानी एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो यूज़ कर ही नहीं सकते। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, N2 गैस की फॉर्म में मौजूद है। और आपके अंदर या पौधों के अंदर, एनिमल्स के अंदर या पौधों के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है कि वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और ये एबिलिटी किसके पास है? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज के पास। ये एबिलिटी किसके पास है? टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज़ डन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज और नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गीज। So coming back to the topic, what is the nitrogen cycle? Here is the definition, very complete definition है. The process by which the limited amount of nitrogen is circulated and recirculated throughout the world of living organism is known as nitrogen cycle. That is the definition जो आपकी बुक में मेंशन है कि वो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन जो कि लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच में सर्कुलेट करती रहती है। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से लिविंग में आती है, लिविंग बॉडी से फिर दोबारा नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती है डिकम्पोजिशन के ज़रिए। तो ये जो साइकिल चलता है इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसकी एक और अच्छी डेफिनेशन जो है, इट इज़ रिटन हेयर, मैं इसको रीड भी कर रही हूँ, आप इसको राइट डाउन भी कर लीजिए। आपके लिए मैंने इसको यहाँ लिखा है ताकि आपको इसको राइट डाउन करने में भी आसानी रहे। द साइकिल ऑफ फिक्सेशन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन, द साइकिल ऑफ fixation of gaseous nitrogen, the cycle of fixation of gaseous nitrogen, its assimilation by the plants and then animals, and return of the gaseous nitrogen to the atmosphere by the denitrifying bacteria is called biological nitrogen fixation. I am going to repeat it. The cycle of fixation of gaseous nitrogen, its assimilation in the plants and in animals, and return of the gaseous nitrogen into the atmosphere by the denitrifying bacteria is called biological nitrogen fixation. If we look at the steps, mechanism of nitrogen fixation, we have four major steps. One is the nitrogen fixation, other one is ammonification, another is nitrification, assimilation and denitrification. We have these major steps: nitrogen fixation, ammonification, nitrification, assimilation and denitrification. Basically इसमें जो हमारे पास principal stages हैं, that is nitrogen fixation, ammonification, nitrification and assimilation. ये 4 major stages हैं जो इसके अंदर हम लोग देखेंगे. The first thing is, what is nitrogen fixation? Conversion of atmospheric gaseous nitrogen into its useful form. It is called nitrogen fixation. Conversion of atmospheric nitrogen, molecular nitrogen, into ammonium or nitrates. Ammonium or nitrates are the inorganic forms. यानी gaseous nitrogen का
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. Conversion, I'm repeating it again, the conversion of atmospheric gaseous nitrogen into inorganic compounds of ammonia or nitrate by the nitrogen fixing bacterias, this is called nitrogen fixation. Nitrogen fixation is done by the natural ways or by the human activities. Natural ways means through lightning. जब थंडरस्टॉर्म आता है, जब बारिश आती है और उसके साथ जो बिजली चमकती है, दैट इज़ अ मीन, एक तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन का. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हेबर-बॉश प्रोसेस के ज़रिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. इसके अलावा अगर हम नेचुरल तरीके से देखें तो डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, जो डिकम्पोज मटेरियल होता है उसमें रोल, डिकम्पोज जो सब्सटेंस उसके लिए रोल प्ले करते हैं. सो आपका जो बेसिकली हम अगर देखें तो नेचुरल वेज में लाइटनिंग है और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, एंड वी हैव द ब्लू ग्रीन एल्गी जो फेमस नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. और सेकेंडली बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हैबर प्रोसेस के ज़रिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? Conversion of atmospheric gaseous nitrogen into inorganic compounds of nitrogen, either ammonia or nitrate. बेसिकली जब भी एटमॉस्फेरिक गैशियस नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कन्वर्ट करते हैं तो वो अमोनियम आइंस बनाते हैं. NH3 या NH4 कंपाउंड्स बनते हैं जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है, पहली यूज़फुल फॉर्म है, इसके ज़रिए से इन जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है एनवायरनमेंट की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इनटू अमोनियम आइंस, और इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन भी कहते हैं. और फिर ये जो अमोनियम आइंस हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू नाइट्रिफिकेशन इनटू नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रेट्स. एज इट इज़ मेंशन्ड हियर, फॉर मे कन्वर्जन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया बनता है और अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू नाइट्राइट्स यानी NO3, एंड देन दिस नाइट्राइट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट NO2 बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट यानी NO3 से NO2 के अंदर. एंड बेसिकली दिस नाइट्रेट इज़ द कंपाउंड दैट इज़ गोइंग टू एंटर. ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अमोनिया हो, नाइट्रेट हो या नाइट्राइट हो, ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. And the form of nitrogen compound that basically enters into the plant body through the soil, that is are the nitrates, NO2. वो कंपाउंड है हमारे पास जो बेसिकली एंटर होता है सॉइल के ज़रिए, क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं. नाइट्रोसोमन्स हैं, एजोबैक्टर्स हैं, ये सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं और ये ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, सॉइल में मौजूद होते हैं, या कुछ बैक्टीरियाज लेग्यूमिनोजी प्लांट्स यानी फलीदार जो पौधे होते हैं, जिन पौधों पे फलियां लगती हैं, जैसे कि आपके पास कीकर है, जैसे कि आपके पास अमलतास है, ये सारे पौधे हैं जिनके ऊपर फलियां लगती हैं, जिनके अंदर उनके सीड्स होते हैं. फलीदार पौधे, लेग्यूमिनोजी फैमिली, उनकी रूट्स में छोटी छोटी स्वेलिंग्स होती हैं जिनको रूट नोड्यूल्स कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं. सो या तो ज़मीन में मौजूद होंगे या फिर ऐसे पौधों की रूट्स में मौजूद होंगे और वहाँ पे वो सारा कन्वर्जन करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो हमारा जो नाइट्रेट बना है, वो नाइट्रेट NO2 जो बना है वो मूव कर जाएगा इनटू द प्लांट बॉडी, इनसाइड द रूट वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब वो प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो जो नाइट्रेट है वो फिर एसिमिलेट होगा, लेकिन उस एसिमिलेशन से पहले इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. वो दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट होगा. वो अमोनिया जो है वो एसिमिलेट होगा एसिमिलेशन प्रोसेस के ज़रिए, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन एंड देन नाइट्रिफिकेशन के बाद एसिमिलेशन. कि जो अमोनिया बना, नाइट्रेट अंदर एंटर हुआ पौधों के, वो पौधे जो हैं वो जो नाइट्रेट था वो कन्वर्ट हो गया अमोनिया के अंदर, और वो अमोनिया जो है वो एसिमिलेट कर जाएगा पौधों के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिससे प्रोटीन बनेगा, या नाइट्रोजनस कंपाउंड जिससे
आगे नाइट्रोजनस बेसिस और फिर डीएनए की फॉर्मेशन होगी या फिर क्लोरोफिल के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो चीज़ एब्जॉर्ब हुई है वो अंदर आई है, वो अब अपनी कंपाउंड्स में अपने टिश्यूज़ के अंदर यूटिलाइज हो गया, इस्तेमाल हो गया, तो वो एसिमिलेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस बेसिस से क्लोरोफिल की फॉर्म में या नाइट्रोजनस बेसिस से न्यूक्लिक एसिड की शक्ल में वो एसिमिलेट हो गया। फिर जब ऑर्गेनिज्म डाई ऑफ होगा या उसका जो वेस्ट मटेरियल है, उसकी जो फीसेस हैं, जो उसका यूरिन है, वो सॉइल का हिस्सा बनता है, यूरिनेट करता है, यानी जब वो पेशाब करेगा या जो उसका वेस्ट फीसेस होंगे या वो एनिमल डाई ऑफ हो जाएगा। तीनों तरीके, यानी कि वो एनिमल, कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट जो है वो यूरिनेट करता है, वो अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी से किसी भी तरह से बाहर निकालता है, या वो खुद डेड हो जाता है, मर जाता है, तो वो जो है वो दोबारा ज़मीन का हिस्सा बनेंगे न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीनिशियस फॉर्म से अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड से अमोनिया के अंदर जो है वो दोबारा उनका कन्वर्जन हो जाएगा, यानी जो एसिमिलेटेड फॉर्म थी नाइट्रोजन की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो दोबारा से इनऑर्गेनिक अमोनियम आयंस की शक्ल में आ जाएगा। इसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। और फिर ये जो अमोनिया आयंस जो हैं वो सॉइल का हिस्सा बने थे, अमोनियम आयंस से फिर वही नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज़ के ज़रिए, डिकम्पोजर्स के ज़रिए, फंगाइज एंड बैक्टीरियाज़ के ज़रिए इनर्ट नाइट्रोजन में यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी और दोबारा से आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाएगी। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं। होपफुली आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई होगी। अगर आप इसको रीड करेंगे तो इसमें यही मेजर पॉइंट्स हमारे पास डिस्कस्ड हैं। स्टेजेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन का लफ्ज़ है हमारे पास। ये हमारे पास इसकी 5 स्टेजेस हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के हिसाब से, पेपर में आने के हिसाब से। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर क्योंकि कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी नाइट्रोजन आपकी इन्वायरमेंट में डिप्लीट कैसे हो जाती है। हमने कहा इट इज़ अ सेल्फ सस्टेनेबल प्रोसेस है, बट आपकी सॉइल में मौजूद नाइट्रेट ज़ाया भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन, आग लग जाने की वजह से, या जो पानी है वो नीचे पर्कुलेट कर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा, तो जो अवेलेबल नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं बन पाएगी और नाइट्रोजन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन आपकी सॉइल के अंदर आपके पानी का हिस्सा बन जाता है तो ये जो है वो टॉक्सिक हो जाता है और जो बेबीज़ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल साबित होता है। सो दिस इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। ये इस डायग्राम की मदद से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप इसको देखें तो फ्लो ऑफ एनर्जी है। आपको पता है कि आपके जो सनलाइट है उस सनलाइट में से ओनली 1% सनलाइट है जिसको पौधे जो हैं वो यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए से वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाकी 99% जो सोलर एनर्जी होती है इट इज़ यूज़ टू एवेपोरेट द वाटर, वो पानी को एवेपोरेट करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। सो सिर्फ 1% एनर्जी जो है उसको पौधे जो है वो यूज़ करते हैं। उन पौधों को जब कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं तो उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी वो उन तक पहुंचती है, बाकी 90% पौधे खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब उन कंज्यूमर्स की डिकम्पोजिशन होती है, जब वो डेड हो जाते हैं और ज़मीन में मौजूद डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करते हैं तो उस एनर्जी का सिर्फ 1% उन डिकम्पोजर्स को अवेलेबल होता है। तो आप ये देखें देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज़, यहाँ से एनर्जी डिक्रीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में आगे से आगे नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेज आती जा रही है वैसे वैसे एनर्जी जो है वो हमारे पास देयर इज़ अ डिक्रीज़ ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। जितना लंबा फूड चेन होगा उतना ही वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा, जितना छोटा फूड चेन होगा उतना ही अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी का परसेंटेज हमारे पास ज़्यादा होगा। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ इतना सा चीज़ हमारे पास यहाँ उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हमारे पास यहाँ पे। The total amount of energy fixed by the plants is called gross primary production या gross primary productivity कहते हैं। And the amount of energy left after plants have used their respiratory need, it is net primary production which shows up as plant biomass। उसको प्लांट का बायोमास कहते हैं, यानी पौधे का जो है वो ड्राई वेट हो जाएगा, यानी पौधे ने जितनी एनर्जी बनाई थी
वो उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और उसके यूज़ करने के बाद जितनी बच गई दैट इज़ कॉल्ड एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो इसके अंदर हम लोगों ने देखी। हेयर आर चैप्टर एंड्स, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला उसके अंदर फिर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको कवर करेंगे। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप में या कमेंट्स के नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।